करेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। लेखक हैं हरिशंकर परिसाई। हरिशंकर परसाई साई, ऐसे लिखा है, गौरव सिंह। ऐसे ही है। ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। एक पैरा पढ़ रहा हूं जो पृष्ठ संख्या 62 पर है। 62 सारे बच्चे निकाल लें। तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से बर दिखाई करते हैं। लेखक का कहने का आशय यह है कि जब मुंशी प्रेमचंद जी फोटो खिंचवाए थे और लेखक फोटो को देखा तो उसके अंतःकरण में तरह तरह के भाव जागृत हुए। वही भाव एक जागृत होता है कि यह तो फोटो है, फोटो खिंचवाने में तो खूब आसानी से कोई चीज मांगकर फोटो खिंचवाई जा सकती है। यहाँ तक तो समाज में जो व्यक्ति दुल्हा बनकर जाता है, बर बनकर जाता है, दुल्हा बनकर जाता है, तो दूसरे से दुल्हे की कोट, दूसरे की पैंट, जूता भी बहुत याद है बेटा, याद है बेटा, जूता भी मांग लेते हैं। और क्या क्या मांग लेते हैं, उसका चश्मा भी मांग लेते हैं। जिसकी शादी होती है सर उसको पता है क्या क्या मांग लेते हैं। जूता भी मांग लेते हैं, कोट भी मांग लेते हैं, सूट भी मांग लेते हैं और पहनकर दूल्हा बनकर चल देते हैं। कवि का ऐसा मानना है, उसके मन में यह भाव जागृत हो रहा है। और दूल्हे के लिए तो मोटर गाड़ी भी भाड़े पर ही ली जाती है। जो दूल्हा बनकर जाता है खूब महंगी से महंगी गाड़ी में बैठ कर जाता है। वह गाड़ी कैसी होती है, भाड़े की ही तो होती है। लेकिन इस लेखक के मन में जब भाव जागृत हुआ कि फोटो खिंचवाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, लेखक का ऐसा मानना है। तुम्हें जूते ही मांगने नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। यदि फोटो का महत्व जानते तो फोटो खिंचवाते समय जूते मांग लिए होते। लेकिन लोग तो इत्र चुप लेकिन लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं तो इत्र माने सेंट छिड़क लेते हैं। सेंट छिड़क लेते हैं, क्या फोटो में सेंट आएगा? सेंट की महक, उसकी खुशबू आएगी? नहीं सर। लेकिन क्या करते हैं लोग, लगा लेते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। लेकिन खुशबू आती नहीं है। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खूबसूरत देती है। फोटो क्या होती है, खूब खराब आदमी है उसकी फोटो कितनी अच्छी आती है, ऐसा कवि का मानना है। चलें इस पैरा से, इस अंश से प्रश्न पूछ रहे हैं। फोटो का महत्व कौन नहीं समझता? प्रेमचंद। फोटो का महत्व कौन नहीं समझता? प्रेमचंद जी। लोग तो मांगे के कोट से बर दिखाई कहते हैं के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है? क्या सर? लोग तो फिर से बोलिए सर, फिर से सुन लो ध्यान से। लोग तो मांगे के कोट से, यानी मंगनी मांग कर कोट पहनकर बर दिखाई कर लेते हैं, माने बर बनकर, दुल्हा बनकर चले जाते हैं। के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है?
सर प्रेमचंद प्रेमचंद पर बैंक का क्या प्रेमचंद जी पे हरिशंकर परसाई द्वारा प्रेमचंद पे हरिशंकर परसाई किए हैं। यस नहीं बेटा, दिखावे की प्रवृत्ति पर कम से कम शब्द का चयन करने का प्रयास करो। जो दिखावा का प्रचलन है, दिखाने के लिए भाड़ा के लिए बहुत महंगी से महंगी गाड़ी कर ली जाती है, महंगा से महंगा कोट पैंट पहन लिया जाता है। ये दिखावा नहीं तो है क्या? ये दिखावा ही तो है। यानी यस सर। दिखावे की प्रवृत्ति पर हरिशंकर परसाई जी ने क्या किया है? व्यंग किया है। क्या किया है? व्यंग किया है। व्यंग किया है। चलो आगे अगला अगला क्वेश्चन, गद्यांश से फोटो खिंचाने वाले की किस विशेषता का पता चलता है? कि वो फोटो खिंचवाने में रुचि रखता है। रुचि नहीं रखता है? नहीं बेटा, रुचि नहीं रुचि हाँ? वो जैसा है वैसा ही दिखाना चाहता है, बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं और दिखाना। वो नहीं करना चाहता। उसे दिखावे का मानसिकता उसका नहीं था। दिखावा नहीं उसे करना दिखावा चाहता है। पसंद नहीं है, उसे बनावटीपन पसंद नहीं है। ठीक है, यस सर, यस सर। ये उचित आंसर बनेगा। उसे दिखावा पसंद नहीं है। प्रश्न चुनने का प्रयास करो। अब देखें अगला क्वेश्चन, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए का आशय है, क्या है? फोटो अच्छी लगे। मार के फोटो अच्छी बने, फोटो अच्छी लगी इसलिए सर लोग सुंदर दिखाई देते हैं। लगभग वो मुस्कुराते हैं इसलिए। लगभग सारे बच्चे इसका जवाब सही दिए। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है, बर दिखाई शब्द में, बर दिखाई शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है सर। तत्पुरुष समास है। बर की सर दिखाई कल पूछे थे सर। हाँ, इसको तो पूछे थे। तत्पुरुष समास है। बहुत बहुत अच्छा। चलो अगला पैरा पढ़ रहे हैं, यह भी उसी पृष्ठ से है, 62 से ही है, उसी पृष्ठ से है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या उपाधियों से विभूषित हो या क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मिला बेटा? मिला जो पढ़ रहे हैं? ठीक है, सबको मिल गया जहां पढ़ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो पेज नंबर 46। हाँ, अब देखो, अब इसको इससे प्रश्न पूछ रहे हैं, टोपी और जूते के मूल्य में क्या संबंध रहा है? जूते का दाम अधिक है और जूते का दाम जमीन आसमान का कम है। कम से कम शब्दों में उत्तर का चयन करें। जमीन आसमान का। टोपी का मूल्य सर जूते का कम है। सर जूते का दाम टोपी से अधिक है। टोपी का मूल्य जूते से सदैव कम रहा है, सदैव कम रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जूते पर टोपियां न्यौछावर होने का तात्पर्य है? ताकतवर के सामने गुणवान का झुकना। वो आंसर होगा सर। ताकतवर के समक्ष गुणवान व्यक्ति को, बुद्धिमान का झुक जाना। ठीक है। यस सर। आगे क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के किस तरह मारे थे? किस तरह मारे थे? वो धनहीन थे सर।
बताओ किस तरह मारे थे? प्रेमचंद जी को तो मान सम्मान मिलता था, लेकिन वो धनहीन थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था जितना लेखक सोचता है। लेखक सोचता है कि बढ़िया जूता पहने होते, बढ़िया कपड़ा पहने होते, तो बढ़िया जूता बढ़िया कपड़ा कौन पहनेगा जिसके पास पैसा होगा। लेखक के पास उतना पैसा नहीं था, लेखक के पास कम पैसा था, इसलिए जूता नहीं पहना। देखो संदीप कहाँ गया? यस सर, यही पड़ा सर। तुम्हारा भी जूता फटा तो नहीं है? नो सर। तब इसका मतलब दिखावा करोगे क्या? हाँ? सर आप ही तो जूता पहनने खड़ा है। फटा होगा सर, दिखावा थोड़ी करते हैं तो। बिना जूता का है सर। सर अब क्या जूता फाड़ने लगे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जूता फटा हुआ है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा है। जूता फटा होना कोई बुराई नहीं है, ठीक है? यस सर। व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होना चाहिए। यदि व्यक्तित्व नहीं ऊंचा होता तो आज हम आप पढ़ते पढ़ाते नहीं। जूता भले फटा था, लेकिन वह महान आत्मा जो इस दुनिया में नहीं है, जिसे हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, आने वाली पीढ़ी सदैव ऐसे महान आत्मा को याद करती रहेगी। उनके उपन्यासों को, उनके साहित्यों को, उनके लेखों को हिंदी साहित्य के इतिहास में यह अमर गाथा बनकर रह जाएगी। भले ही उनका जूता फटा था, भले ही वो धनहीन थे, पैसा नहीं था, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच इतनी ऊंची थी कि आज हम और आप उनको याद कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, आगे बढ़। यस आगे चलो। यस सर। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है का भाव है। सर अब तो ऑप्शन दे दीजिए। कीमत और बढ़ गई है का भाव है। क्या भाव है विमानों बताओ? की भाव और बढ़ गई। जवानों, सर ऑप्शन दे दीजिए थोड़ा। जूते के भाव और बढ़ गया है का भाव क्या है कि ताकतवर लोगों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा है। यस सर। ताकतवर लोगों को अधिक सम्मान। यस सर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यह भी एक व्यंग है, ये पूरी लाइन व्यंग है। ताकतवर लोगों को सम्मान दिया जाने लगा है, उसका व्यक्तित्व तो कैसा है वो माने नहीं रखता। भले ही वो चोरी करता हो, किसी को लूटता हो, मारता हो, काटता हो, पीटता हो, जैसा भी हो, लेकिन वो ताकतवर है, बस बलवान हो, तो उसकी हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान देते। सम्मान आदर किसका देते हैं। होना चाहिए? सम्मान किसका होना चाहिए? बुद्धिमान लोगों का। बुद्धिमान का जो इसका मानसिकता सही हो। विद्यता सर्वते, विद्वान लोगों की पूजा चार गुण पूरे सबको में विश्व आना में चाहिए होती सर। है। विद्वानों की पूजा होनी चाहिए, ठीक है? जिसका व्यक्तित्व Yes, sir. ऊंचा है, जिसका चरित्र अच्छा Yes, है, sir. जिसका व्यक्तित्व ऊंचा है, वो सर्वत्र पूजित है, सावधान। हमेशा वो पूजनीय होते हैं। जैसे देखो तुम्हारे सामने मुंशी प्रेमचंद का जूता भले ही फटा था, लेकिन आज हम पढ़ और पढ़ा रहे हैं, तो पैसा बड़ा Yes, है sir. कि व्यक्तित्व बड़ा है? व्यक्तित्व बड़ा है। व्यक्तित्व बड़ा है सर। ठीक है, अगला देखो, पृष्ठ 64 निकालो तो। पृष्ठ 64। तुम समझौता कर नहीं सके, ये अंश को पढ़ रहे हैं, इससे प्रश्न पूछेंगे। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी एक उनके उपन्यास का पात्र है बेटा, ये समझ जाना। मुंशी प्रेमचंद के एक उपन्यास था जिसमें
होरी नाम का एक पात्र था। वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। ये सारे उनके लेखन के पात्र हैं और कवि के मन में यह भाव जागृत हो रहा है, वही भाव जो है प्रकट किया है कि तुम समझौता कर नहीं सकते। तुम किससे समझौता नहीं कर सकते? मुंशी प्रेमचंद जी को वो कह रहा है कि तुम अपने फोटो से, अपने व्यक्तित्व से, दिखावेपन से, बाह्य आडंबरों से तुम कभी समझौता नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी एक ऐसा पात्र है जो ठीक मुंशी प्रेमचंद के तरह अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र का इतना बलवान था कि भले ही उसके जीवन में ढेर सारी कठिनाइयां आई, बहुत कठिनाइयां आई, ऐसा पात्र था उनके लेखन का कि ढेर सारे कष्टों को झेला, लेकिन अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए भले ही कठिनाइयों में, गरीबी में पलता रहा, लेकिन दिखावेपन का तनिक भी उसके अंदर भाव जागृत नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो इससे हम प्रश्न पूछते हैं। फिर से इस पृष्ठ को, इस अंश को दोहरा दे रहा हूं, ध्यान से सुने। इसी से प्रश्न पूछेंगे। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की थी? अभी अभी बताया, होरी भी ऐसा पात्र था जो समझौता नहीं कर सकता। वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। ठीक होरी जैसा ही पात्र नेम धर्म भी यानी सामाजिक दिखावे से समझौता नहीं किया था। ढेर सारी कठिनाइयां उसके सामने आई थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। मानो तुम मुक्त हो गए, इस सांसारिक मोह माया से तुम विरक्त हो चुके हो। यह दिखावापन तुम्हारा बंधन नहीं है। तो देखें, बोलना ना भाई, मैं यहाँ कौन समझौता नहीं कर रहा? यहाँ कौन समझौता नहीं कर रहा? बहुत अच्छा, सारे बच्चों का सवाल सही था। होरी को कौन सी कमजोरी ले डूबी? मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, राजनीतिक कमजोरी, या नियम या धर्म? नियम या धर्म। नियम या धर्म। अपने धर्म को, अपने व्यक्तित्व को। अब एक किसान का क्या धर्म है? एक किसान का धर्म है लालू यादव को वोट देना। यही बिहार घर पड़ेगा क्या बेटा? बिहार में हो? बिहार में हो? सर बहुत फनी बात है, सच्ची बोल रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत कोई बात नहीं। किसान का जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करना। विद्यार्थी का क्या धर्म है? विद्यार्थी का धर्म है पुस्तक पढ़ना, याद करना, अध्यापक की बात को अच्छे से सुनना, उसको ग्रहण करना, अध्यापक का सम्मान करना, अध्यापक का सम्मान करना सर, अध्ययन करना, माता पिता का भी सम्मान करना, अपने पुस्तक का अध्ययन करना, समय से खाना पीना, सोना, अनुशासन में रहना, अनुशासन में रहना। ठीक है, ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, शायद मालूम होगा कि काक चेष्टा, ध्यानम, स्वयं निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, स्वयं निद्रा तथैव च। मालूम है?
यस सर। नहीं सर। ये धर्म है, ये विद्यार्थी के अंदर आने चाहिए। इसी तरह होरी का जो क्या था, धर्म था, खेती करना और सर एक बार और गृहस्थी को सर अपने एक बार और बता दीजिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निद्रा तथैव च अल्पहारी, विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। सर एक और बार प्लीज। सर इसका अर्थ बताइए सर, इसका अर्थ। काक चेष्टा विद्यार्थी का जो देखने पढ़ने का की भाव चेष्टा। है, कौवा सबसे तेज देखता है, कौवा तो सबसे तेज देखता है, तो लेकिन उसका आँख एक ही क्षमता होता है सर। बकुले की तरह ध्यान। और बकुले की तरफ क्या होना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। एक ध्यान बार ध्यान होना लगा देगा तो मछली को पकड़ लेगा, पानी में चलती हुई मछली को वह पकड़ लेगा। तो विद्यार्थी का ध्यान ऐसा होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस भाव को समझ जाओ। एक ही बार में समझ गया। स्वयं निद्रा और कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। नारायण, ए नारायण। चलें अगला क्वेश्चन सुने। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी का क्या आशय है? नेम धर्म भी नियम और धर्म के कारण पूरा जीवन दुख सहता रहा। कौन सर? नेम धर्म, होरी। नेम धर्म नाम का एक पात्र था जो मुंशी प्रेमचंद के लेखन में आया है, और वह भी अपने नियम और धर्मों के कारण पूरा जीवन दुख सहता रहा। अगला क्वेश्चन, परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से छाट कर दिखाइए। और तो नीतीश सिंह शेयर नहीं कर रहा है। छाट कर बताओ। हेलो। इस गद्यांश में देखें, संदीप एक बार और क्वेश्चन रिपीट करिए सर। परस्पर विपरीत अर्थ वाले, इस गद्यांश में परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्द जो है छांट कर दिखाना है। बताओ, परस्पर जो विलोम शब्द व्याप्त करते हो, विपरीत अर्थ देते हो। जैसे एक शब्द बता दे रहे हैं, संकेत इशारा। सर नेम धर्म सर। हाँ, नेम धर्म, बहुत अच्छा, नेम धर्म। यस सर। और एक बताओ सर, और देख रहे हैं सर। बंधन जंजीर। बंधन मुक्ति, बहुत अच्छा। तुम बताओ, और बताओ। व्यंग मुस्कान, व्यंग मुस्कान, व्यंग मुस्कान सर, 2 शब्द है। समझौता कमजोरी, समझौता कमजोरी, समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं सर, एक बार और रिपीट। अच्छा ये बताओ, इसमें विपरीत अर्थ वाला कौन सा शब्द है? तुम हमको बताओ कि हम 4 चीज बोल रहे हैं, समझौता कमजोरी, नेम धर्म, संकेत इशारा और बंधन मुक्ति में विपरीत अर्थ देने वाला गद्यांश। बंधन मुक्ति। बंधन मुक्ति। बंधन मुक्ति। बंधन और मुक्ति ही मात्र एक ऐसा शब्द है जो विपरीत अर्थ को प्रदान कर रहा है। ठीक है? आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस सर। एक चीज बताना है कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? सर दिखावा नहीं कर सर, मानसिकता बहुत सही थी सर, चलो नोट कर चरित्र। लो पहली विशेषता, कॉपी कलम निकालो, नोट कर लो, नोट कर लो। दिखावा नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन दिखावा नहीं करते, सादगीपूर्ण व्यवहार सादा सर। जीवन, मानसिक उनका बहुत सही है। सादा जीवन, बोलिए सर।
सादा जीवन, सादा जीवन, आगे आगे नोट लिखते रहना। सदा जीवन, दूसरा उच्च विचार, दूसरा उच्च विचार, दूसरा उच्च विचार, यस सर। तीसरा स्वाभिमानी। ये प्रश्न अभ्यास से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्रश्न अभ्यास से यस सर। पहला क्वेश्चन है, यस सर। आंसर बोल रहा हूँ। तीसरा स्वाभिमानी, चौथा सामाजिक कुरीतियों के प्रति, सामाजिक कुरीतियों के प्रति, सामाजिक कुरीतियों माने बुराइयां, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले, जागरूकता उत्पन्न करने वाले। और पांचवा लिख लो, उनका बाहर भीतर से व्यक्तित्व एक था। अपनी स्थिति से संतुष्ट, अपनी स्थिति से संतुष्ट। एक बार फिर से बोल दीजिए। सादा जीवन, प्रेमचंद जी का जीवन सादा जीवन था। विचार उनका उच्च विचार था, उच्च विचार सामाजिक कुरीतियों या बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले थे, अपनी स्थिति से संतुष्ट थे, वे उनकी विशेषताएं थी। ठीक है, यस सर। अगला दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में फटा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। सही है कि गलत है? गलत है, गलत काट दें, गलत काट दें। ख देखें, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। सही है, सही है सर, सही है सर। सही है सर। सही है, सही का निशान लगा लें। और हमारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती हैं। गलत सर। संदीप, गलत है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती हैं। गलत है। सो गया क्या जी? सो गया क्या? गलत है सर। सो गए? नो सर। गलत है, लिखा गलत है, हुआ काट है। दो, गलत है। अंतिम है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारे करते हो। नहीं सर। गलत है सर, ऐसा कह ही नहीं गया सर। गलत है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। हमें व्यंग स्पष्ट करना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। देखो इसको हम स्पष्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। जूते का स्थान पांव से अर्थात नीचे है। क्या है सबसे नीचे, किसका स्थान है? या समर्थ के लिए यह है। सामर्थ्य अथवा ताकतवर का प्रतीक माना जाता है। सामर्थ्य अथवा ताकत का प्रतीक माना जाता है। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सम्मानीय है। सम्मान के लिए। इसके विपरीत है। परिस्थिति ठीक इसके विपरीत है। आज लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपना सिर उसके सामने झुकाते हैं। दूसरा ख का आंसर सुनो। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे का कुर्बान हो रहे हैं, पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो पहले एक बार और बोल दीजिए। पहले का मतलब कि जूते का स्थान
कहाँ होता है? पाँव के नीचे होता है। पहली बात, पीछे पहले पाँव का देखो व्यंग कैसा है, यह व्यंग है, यह व्यंग है, समाज के ऊपर यह एक व्यंग है कि जूते का स्थान पांव से अर्थात नीचे होता है। यह समर्थ अथवा ताकत का प्रतीक माना जाता है। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सम्मानीय है। पर स्थिति क्या होती है, लोग टोपी उतार कर पैर पर रख देते हैं, अपने सम्मान को कहाँ रख देते हैं? नीचे रख देते हैं। ठीक इसके विपरीत है, आज लोग सामर्थ्य के बल पर अपने टोपियों को सम्मानीय या सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपना सिर उसके सामने झुकाते हैं। यह एक व्यंग है बेटा। चलो दूसरा देखो, ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लोगों में एक प्रवृत्ति होती है कि बुराइयों को छिपाने की या उन पर पर्दा डालने की। यह सारे व्यक्ति के अंदर व्याप्त है, अपनी बुराइयों को छिपाना, अपनी बुराइयों पर पर्दा डालना। यह व्यक्ति का, यह सारे व्यक्ति के अंदर यह गुण व्याप्त होता है। लोग अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। सारे व्यक्ति अपनी बुराइयों को छिपाना चाहते हैं, पर प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे। जैसे भीतर थे, भीतर का मतलब कि जैसे वह रहन सहन उनका था, ठीक वैसे ही बाहर भी था। समाज में भी वैसा ही उनका व्यक्तित्व था। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहते हैं। दूसरे लोग दिखावे के लिए कुछ और करते हैं और हकीकत में कुछ और करते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन सुनो। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुलियों से इशारा करते हो। इसका आंसर सुन लो। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। मुंशी प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनके तरफ देखा तक भी नहीं। उन्होंने हाथ से ही इशारा नहीं किया, उन्होंने इनकी तरफ हाथ से ही इशारा नहीं किया। उन्हें इतना घृणित समझा कि पैर अंगुलियों से उनकी ओर इशारा करते हुए दूसरे को भी उससे सावधान किया, दूसरे को भी उससे सावधान किया। ये भी ठीक है। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने इनकी तरफ हाथ से भी इशारा नहीं किया। उन्हें इतना घृणित समझा कि पैर की अंगुलियां से उनकी तरफ इशारा करते हुए दूसरे को भी उससे सावधान किया। अगला क्वेश्चन किया। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन 4 सुनो। सर। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार करता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? क्वेश्चन समझा दीजिए, क्या कह रहा है? बताएगा कोई बालक? एक बार और बोलिए। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक ही कहता है, लेकिन फिर लेखक निचली ही लाइन में लिखता है कि लेखक अगले ही पल वह विचार करता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए सर। समझा दीजिए।
क्वेश्चन सर, तो पढ़ क्योंकि- रहे हैं, सबके सामने वह क्वेश्चन है यस बेटा। सर, देखो बुक में भी है। देखो, समझ में नहीं लोग प्रायः ऐसा सोचते और करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं, विशेष अवसरों के लिए वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन प्रेमचंद के पास शायद दूसरी पोशाक नहीं सर पहले लेखक दोनों प्रेमचंद के लिए साधारण साधारण व्यक्तित्व ही को थे। परिभाषित करना चाहते थे कि खास सर, समय में इतने सारे दैनिक जीवन के लिए भी साधारण और कोई इससे भी अधिक सरल होते होंगे दैनिक सर। जीवन के लिए भी जो पोशाक था साधारण थी। वही बारात में पूरी खाने के लिए भी था। यस समझ में आ रहा है? यस सर। यस ये लगता है जहाँ क्या बढ़िया भाई। दूसरा, लेखक सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला यह आदमी भीतर बाहर सब एक सा है, इसका दोहरा व्यक्तित्व तो नहीं है, इन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया। यह भी भाव लेखक के मन में व्याप्त होता है। यह भी लेखक के मन में भाव व्याप्त होता है कि यह सादा जीवन जीने वाला आदमी है, जैसा बाहर रहता है वैसे ही भीतर रहता है, इसका दोहरा व्यक्तित्व तो नहीं है कि हमारे सामने कुछ और कहे और सामने से जो ही हट जाए जाकर दूसरों उसी व्यक्ति की बुराई करे। सर हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं और हमेशा एक जगह से रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपने यह व्यंग पढ़ा, हाँ। इसे पढ़कर आपको लेखक की नहीं कौन पढ़ा। सी बातें आकर्षित करती हैं? सर लेखक एक स्पष्ट लेखक सबको परखता हुआ अपनी चलता है। बातों को सर व्यंग के माध्यम से प्रदर्शित करता है सर। ध्यान से सुन लो, बहुत कम समय रह गया है बेटा। कितना मिनट रह गया? यस सर। सर रुक जाइए, बता रहे हैं। 2 मिनट। हाँ, तो 2 या इसका- 3 मिनट इसका रह गए आंसर सर। सुन लो। 2.5 मिनट। इसका आंसर एक सुन मिनट लो, सर। इसका आंसर ध्यान से सुन लो सेकंड। बेटा। 35 सेकंड। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती अधूरी हैं? मुस्कान। तो एक स्पष्ट वक्त है। इस व्यंग में अधूरी लेखक की मुस्कान। कई बातें आकर्षित करती हैं। पहली बात कि इस व्यंग में लेखक की कई बातें आकर्षित करती हैं। पहला कि सर्वप्रथम लेखक तो कौन सी व्यंग की बात हो रहा है? सर्वप्रथम लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है, पहली बात। और उनकी विशेषताओं से हम परिचित, उनकी विशेषताओं से हमें वह लेखक परिचय कराया है। दूसरे की लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग तो किया है, पर उन्हें स्वयं को कहीं व्यंग से अलग नहीं रखा है। तीसरा, लेखक को महान जीवन की अत्यंत गहरी समझ है और उसके जीवन के दुख सुख को अत्यंत निकट से देखा है, दुख को भी और सुख को अत्यंत निकट से देखा है। चौथा कि लेखक सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों के प्रति बहुत सजग है, उसे व्यंग के माध्यम से इन पर ही प्रहार किया है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। मन से इस पाठ को पढ़ना है, खूब अच्छे से इस Yes, पाठ को पढ़ना है बेटा, पढ़ना है। और ढेर सारे Yes, इससे sir. क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ कठिन गद्यांश हैं, जो गद्य के अंश Yes, हैं sir. उसका व्याख्या करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। ढेर सारी Okay, sir. शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सोमवार को मिलेंगे। थैंक यू सर। बाय हैव अ सर। गुड डे सर। हैव अ नाइस डे सर। सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को आएंगे सर अगले महीने आएंगे। अभी चलाएंगे।